नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। आज मेरे दोस्त मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूं और उस नई वीडियो के अंदर जो टॉपिक का नाम बनता है उस टॉपिक का नाम बनता है विदेशी आक्रमण। जो विदेशी आक्रमण है ना, किन किन के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया था, क्या हुआ था क्या ना हुआ था, आपको मालूम होगा। शक शासकों ने भारत पर आक्रमण किया, पहलव वंश ने भारत पर आक्रमण किया, कुषाण शासकों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, फिर आता है कि ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया गया, सिकंदर महान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। मेरे दोस्त ये सारी की सारी जो बातें होंगी, सारी की सारी जो चर्चा होगी वो पूरा का पूरा इसी टॉपिक के अंदर आती है। तो चलिए आज की इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त उस टॉपिक का नाम पड़ता है क्या? विदेशी आक्रमण। तो सबसे पहली लाइन के अंदर मेरे दोस्त हम जो बात लेकर के चलते हैं, यहां से सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यह आता है कि भारत के ऊपर जो सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया गया था। तो यहां से मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने कि भारत के ऊपर जो सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण किया ना, वो विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया। बात निकल कर क्या आती है मेरे दोस्त यहां से ये। तो इस बात से मेरे दोस्त तीन शब्द निकलेंगे। पहला शब्द से ये निकल कर क्या आता है कि भारत के ऊपर जो सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया गया ना, वो विदेशी आक्रमण किया था मेरे दोस्त किन के द्वारा? ईरानियों के द्वारा किया गया था। तो यहां से सबसे पहले आपको यही बात याद रखना है कि भारत के ऊपर जो सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया था ना, वो विदेश से आए हुए वो कहां के लोग थे जिनने भारत के ऊपर क्या किया था? विदेशी आक्रमण किया था। तो वो कहां से थे माने जाते? ईरान से माने जाते थे। या तो आपके एग्जाम के अंदर ईरान मिलेगा, ऑप्शन के अंदर ईरान मिलेगा, या वहां पर क्या मिलेगा? ईरानियों के द्वारा मेरे दोस्त क्या किया गया था? भारत के ऊपर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया गया था। और ये जो ईरानी भारत के ऊपर आक्रमण करने लगे थे, ये आक्रमण कब करने लगे थे और इन लोगों ने भारत के ऊपर कब तक आक्रमण किया था? तो इन लोगों ने जो भारत पर आक्रमण किया, ये भारत पर आक्रमण करने लगे थे मेरे दोस्त कब? 558 के अंदर। तो 558 के अंदर ये क्या करने लगे थे? आक्रमण करने लगे थे। और 529 तक मेरे दोस्त इन लोगों ने क्या किया था? भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो यहां से याद रखना 558 ईसा पूर्व से लेकर के 529 ईसा पूर्व तो किन के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया? वो किया गया इन ईरानियों के द्वारा किया गया। कई किताबों के अंदर तो मेरे दोस्त 558 से 529 ईसा पूर्व मिल जाता है कई किताबों के अंदर। लेकिन मेरे दोस्त जो भारत पर जो ईरानी आक्रमण दिखाया जाता है ना, कि भारत के ऊपर जो ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था, वो कब किया गया था? वो एग्जाम के अंदर जो ज्यादातर मिलता है वो मिलता है 599 ईसा पूर्व से लेकर के और कब तक लिखा मिलता है? 529 ईसा पूर्व तक मिलता है। तो यहां से मेरे दोस्त आप इन दोनों को याद रख सकते हो, क्योंकि मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन तो आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन मेरा फर्ज बताने का मैं बता सकता हूं। भारत के ऊपर जो आक्रमण किया गया 599 से 529 ईसा पूर्व, जो थोड़ा सा एनसीईआरटी लेवल कहता है, लेकिन कई किताबों के अंदर यह कहा गया कि 558 से 529 तक इसने क्या किया था? ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था। दूसरी बात के अंदर यहां से जो क्वेश्चन आता है कि भारत के ऊपर जो ईरानियों ने सबसे पहला जो आक्रमण किया था, वो आक्रमण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? तो यहां से इस बात को याद रखना, जो भारत के ऊपर सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण किया था, यह विदेशी आक्रमण किस वंश के शासकों ने किया था? तो उस वंश का जो नाम पड़ता है, उस वंश का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? हखामनी वंश के शासकों ने। तो यहां से यह वंश सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हखामनी वंश के शासकों ने मेरे दोस्त क्या किया था? भारत के ऊपर सबसे पहले क्या किया था? विदेशी आक्रमण। अब तक मैंने एक तो देश का नाम बताया कि ईरानियों के द्वारा किया गया, दूसरा मैंने हखामनी वंश का नाम बताया, तीसरा अब तक मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया। मान लो आपके एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आता है कि भारत के ऊपर जो सबसे
पहले आक्रमण किया था वो किस शासक के द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त यहां से ये कि भारत के ऊपर सबसे पहले किस शासक के द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया था, तो उस व्यक्ति का जो एग्जामों के अंदर नाम मिलता है, आपको याद रखना है कि भारत के ऊपर जो सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? साइरस नाम का एक व्यक्ति था। और इस साइरस नाम के व्यक्ति ने मेरे दोस्त क्या किया था? भारत के ऊपर आक्रमण किया था। जो साइरस नाम का जो व्यक्ति है ना, वहां पर एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त मान लो आप लोगों के चारों ऑप्शनों के अंदर साइरस डाला गया है, वहां से क्वेश्चन भी आता। मैंने साइरस बता करके बात को समाप्त कर सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं ना कि किस शासक ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, वहां पर साइरस मिलता है एग्जाम के अंदर। मान लो वहां पर चारों ऑप्शनों के अंदर साइरस मिलता है, मान लो वहां पर प्रथम डाल दिया जाता है, द्वितीय डाल दिया जाता है, तृतीय डाल दिया जाता है, चतुर्थ डाल दिया जाता है, तो इसका आंसर आप क्या लगा करके आओगे? तो याद रखना भारत के ऊपर जो सबसे पहले ये विदेशी आक्रमण किया था किस व्यक्ति के द्वारा, तो उसका नाम पड़ता है साइरस। अगर साइरस वहां पर खाली मिलता है तो साइरस आपका आंसर है, अगर साइरस नहीं मिलता है तो आपको मेरे दोस्त इसका आंसर क्या लगा करके आना है? साइरस द्वितीय के द्वारा क्या किया गया था? भारत के ऊपर सबसे पहले क्या किया गया था? विदेशी आक्रमण किया गया था। जो साइरस द्वितीय ने भारत पर मेरे दोस्त क्या किया? विदेशी आक्रमण किया ना। फिर बात यह निकल करके आती कि जो विदेशी आक्रमण इस व्यक्ति ने किया, क्या यह आक्रमण सफल हुआ था? फिर बात यह भी तो पूछ सकता है, जब साइरस ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, क्या यह आक्रमण में दोस्त सफल हुआ था? नहीं। आपको याद रखना, जो साइरस ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, यह आक्रमण हुआ था मेरे दोस्त क्या? असफल आक्रमण हुआ था। बात यह निकल कर क्या आती है कि भारत के ऊपर जो सबसे पहले साइरस ने आक्रमण किया ना, यह आक्रमण क्या हुआ था? असफल आक्रमण हुआ था। फिर बात यह निकल कर क्या आती है कि इसके द्वारा असफल आक्रमण क्यों हुआ? जब ये साइरस वहां से सेना लेकर के चला ना, तो वहां पर रास्ते में एक रेगिस्तान आता है और उस रेगिस्तान का नाम पड़ता है जेड रोसिया का रेगिस्तान। तो यहां से इस बात को याद रखना, एक रेगिस्तान आता है, जेड रोसिया का रेगिस्तान आता है, और इस रेगिस्तान के अंदर मेरे दोस्त क्या हुआ था? साइरस की सेना चल चलकर थक चुकी थी और थका हुआ इंसान मेरे दोस्त युद्ध नहीं लड़ सकता। इसी कारण से इस प्रथम युद्ध के अंदर साइरस की इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था? ये असफल हुआ था। ये इस युद्ध के अंदर मेरे दोस्त क्या पूर्ण तरह से सफलता हासिल नहीं कर पाया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार आया है कि जो साइरस ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उसकी असफलता का कारण क्या पड़ता है? उसकी असफलता का मात्र एक कारण बनता है, और वो कारण मेरे दोस्त क्या बनता है? जेड रोसिया के रेगिस्तान के कारण क्या हुआ था? साइरस असफल हुआ था। बात समझ में आया? ईरानियों ने किया 558 से 529 ईसा पूर्व तक किया। साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया था। कौन से वंश से माने जाते हैं? हखावनी वंश से पहला आक्रमण क्या हुआ था? असफल हुआ था। इसके बाद में दोस्त थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं तो यहां से एक बात आती है, यहां से क्वेश्चन क्या मिलता है कि किस विदेशी ने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लो भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विदेशी ने भारत के ऊपर, विदेशी ने भारत के ऊपर सबसे पहले क्या किया था? कि किस विदेशी ने सबसे पहले भारत के ऊपर सफल आक्रमण किया था? भारत के ऊपर सबसे पहले सफल आक्रमण किया था। ये लो भाई, तो यहां से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि किस विदेशी ने भारत के ऊपर सबसे पहले सफल आक्रमण किया था, तो उस व्यक्ति का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है? उस व्यक्ति का नाम दुनिया को क्या मालूम है? दारा प्रथम के द्वारा किया गया था। तो यहां से यह बात आपको याद रखना है कि जो ये विदेशी आक्रमण जो सबसे पहले सफल हुआ ना, वो सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था दारा प्रथम के द्वारा। लेकिन दारा प्रथम
प्रथम एग्जाम के अंदर ना मिले तो यहां से याद रखना है डेरियस प्रथम के द्वारा क्या किया गया था, भारत के ऊपर प्रथम आक्रमण किया गया था, सफल आक्रमण किया था। वहां पर या तो आपके एग्जाम के अंदर में दोस्त क्या मिलेगा, डेरियस प्रथम मिलेगा। डेरियस लिखना भाई, मैं मत लिखना, डेरियस प्रथम लिखना है। या तो डेरियस प्रथम के द्वारा सफल आक्रमण किया गया था या दारा प्रथम के द्वारा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि हखामनी वंश के किस शासक ने सबसे पहले सफल आक्रमण किया, तब भी आपको आंसर क्या लगा करके आना है, आपको आंसर लगा करके आना है मेरे दोस्त, क्या दारा प्रथम लगा करके आना है। क्योंकि अभी तक कौन सा वंश चला हुआ है, हखामनी वंश ही चला हुआ, जो कि कहां का वंश था, ईरान का वंश था। ये दारा प्रथम या डेरियस प्रथम भी किस वंश का शासक माना जाता है, हखामनी वंश का शासक माना जाता है। यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, जब इस दारा प्रथम ने या डेरियस प्रथम ने भारत के ऊपर आक्रमण किया ना, तो इसने क्या किया था, दो स्थान आते हैं। आपने एक स्थान का नाम सुना, एक महाजनपद का नाम सुना होगा, और उस महाजनपद का नाम पड़ता है कंबोज नाम का महाजनपद। आपने एक महाजनपद का नाम सुना होगा, कंबोज नाम का महाजनपद, और दूसरा आता है मेरे दोस्त क्या, और उस महाजनपद का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, गंधार नाम का महाजनपद। गंधार नाम के महाजनपद की राजधानी आप लोगों को मैंने तक्षशिला बताई थी, कंबोज नाम के महाजनपद की राजधानी आपको हां तक बताया था मैंने। आपको ये दो राजधानी बताएगा महाजनपद, जब आप लोगों को 16 के 16 महाजनपद करवाए थे। जो ये दो महाजनपद आते हैं ना, कंबोज नाम का महाजनपद और गंधार नाम का महाजनपद जो आते हैं, इन महाजनपदों को इसने क्या कर लिया, अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया। साम्राज्य के अंदर मिलाने का क्या मतलब था, इसने ईरान के अंदर इस दो स्थानों को जोड़ा, और इन दोनों स्थानों को जोड़ने के बाद इस दारा प्रथम ने कौन सा प्रांत बनाया था। तो यहां से इस बात को याद रखना, इस गंधार व कंबोज नाम के महाजनपद या इन दोनों स्थानों को जोड़कर इसने दारा प्रथम ने कौन सा प्रांत बनाया था। ये क्वेश्चन नहीं, ये नहीं पता एसएससी के अंदर कितनी बार आया है, तो याद रखना इसने जो ये प्रांत बनाया था, इसने कौन सा प्रांत बनाया था, 20वां प्रांत बनाया था। तो यहां से इस बात को याद रखना, दारा प्रथम ने कंबोज गंधार नाम के इस स्थान को या महाजनपद को जीतकर इसने अपने साम्राज्य के अंदर मिलाया, और साम्राज्य के अंदर मिलाने के बाद इन दोनों स्थानों को कौन से प्रांत के रूप में बना करके आया था, वो प्रांत बना करके आया था मेरे दोस्त, 20वां प्रांत बना करके आया था। और इसके बाद यही से एक बात इंपॉर्टेंट बनती है कि दारा प्रथम ने, यहां से या दारा प्रथम बोलूं मैं या डेरियस प्रथम बोलूं, बात एक ही है कि दारा प्रथम ने कितने प्रांतों को जीता था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आता है, कितने प्रांतों को जीता था। तो यहां से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि दारा प्रथम ने ये तो कौन से प्रांत बनाए थे, 20 प्रांत बनाए थे, लेकिन क्वेश्चन आता है दारा प्रथम ने कितने प्रांतों को जीत लिया था, तो आपको याद रखना है इसका आंसर जो लगा करके आना है, इसका आंसर लगा करके आना है मेरे दोस्त, कितना, 23 लगा करके आना कि इसने कितने प्रांत को जीता था, 23 प्रांत को जीता था। बात समझ में आया कि ना आया? बात समझ में आता तो मेरे दोस्त इन चीजों के बारे में हमको बताया भी करो, कमेंट करके इन चीजों की सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाया करो, क्योंकि मेरे दोस्त आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं है। आज तक हम कभी किसी का कदर किया तो मेरे दोस्त हमने आज तक कदर किया स्टूडेंट का, क्योंकि टीचर को बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है ना, वो मेरे दोस्त किसका होता है, एक स्टूडेंट का होता है। तो आपका फर्ज बनता है कमेंट लिख करके बताना कि हम आप लोगों के लिए कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसा कार्य ना कर रहे हैं। तो यहां से इस बात को याद रखना, इस दारा प्रथम ने कितने प्रांतों को जीता था, तो आप आंसर क्या लगा कर क्या होगे, 23 प्रांत को जीता था। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन मिलता है कि हखामनी वंश का जो अंतिम शासक था। लो भाई, यहां से क्वेश्चन फिर एग्जाम के अंदर आया, और यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हखामनी वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है उसका नाम क्या पड़ता है। या तो आपको याद रखना है, आपको याद क्या रखना है, दारा
तृतीय याद रखना है या इसके स्थान पर जो आपको याद रखना है उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, डायरिस तृतीय याद रखना। याद रख लोगे कि ना याद रख लोगे? या तो आपको दारा तृतीय याद रखना है या आपको क्या याद रखना है, डायरिस तृतीय याद रखना है। ये क्या थे? हखामनी वंश के अंतिम शासक थे। ये क्या थे? ईरानियों ने जो भारत पर आक्रमण किया, ये ईरान से आए हुए मेरे दोस्त कौन से अंतिम शासक थे जिसने भारत पर क्या किया था, अंतिम आक्रमण किया था। और इस दारा तृतीय को जो पराजित किया था, मतलब इस दारा तृतीय को जो हराया था। तो यहां से याद रखना, इस दारा तृतीय को हराया था, वो हराने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या पड़ता है, सिकंदर पड़ता है। सिकंदर के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, हरा दिया गया था। और सिकंदर ने जब इस दारा तृतीय को हराया, कहने का मतलब जब इसको हराया होगा तो एक युद्ध का नाम ही तो दिया होगा, और उस युद्ध का जो नाम पड़ता है, उस युद्ध का नाम पड़ता है उबेला का युद्ध। तो याद रखना, सिकंदर ने जो दारा तृतीय को पराजित किया था, उस युद्ध का नाम क्या पड़ता है, उस युद्ध का नाम पड़ता है उबेला पड़ता है। तो यहां से मेरे दोस्त आपको मैंने ईरानियों के द्वारा जो भारत के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो ईरानियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, वो बताया आप लोगों को मैंने क्या, ये सारे के सारे यहीं पर बताते हैं। इसके बाद में दोस्त अगर जो दारा तृतीय समाप्त हो चुका है, सिकंदर महान ने इसकी मृत्यु कर दिया गया है, इसके बाद एक वंश उठता है इसी के अंदर, और उस वंश का नाम क्या पड़ता है, आपको याद रखना मेरे दोस्त क्या, यूनान वंश। तो यहां से आपको मेरे दोस्त एक वंश, इस यूनान वंश का जो संस्थापक माना जाता है। तो यहां से मेरे दोस्त आपको क्या बात याद रखना है, सबसे पहली जो बात आपको याद रखना है, यहां से ये याद रखना है, इस यूनान वंश का जो संस्थापक माना जाता है, इसका संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है मेरे दोस्त किसे माना जाता है, फिलिप II को माना जाता है। तो यहां से मेरे दोस्त मैंने एग्जाम के अंदर एक बात बड़ा आता है, एग्जाम के अंदर वहां से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एक तो विलियम फिलिप मिलता है और वहां पर दूसरा मिलता है मेरे दोस्त क्या, फिलिप II मिलता है। और यह पूछा जाता है सिकंदर महान के जो पिता का नाम पड़ता है, उसके पिता का नाम क्या पड़ता है। तो सुनना ध्यान से, देखना ध्यान से, संस्थापक कौन था, विलियम फिलिप को फिलिप II को माना जाता है। जो फिलिप II जो माना जाता है ना, इस फिलिप II के जो पिता का नाम पड़ता है। तो यहां से आपको यह बात आपको याद रखना है कि फिलिप II के जो पिता का नाम पड़ता है, इसके पिता का नाम क्या पड़ता है, इसके पिता का नाम पड़ता है विलियम फिलिप को माना जाता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, फिलिप II का पिता कौन था, वो माना जाता है मेरे दोस्त किसको, विलियम फिलिप को माना जाता है। लेकिन जो सिकंदर का जो पिता माना जाता है, सिकंदर के जो पिता का नाम पड़ता है, इस सिकंदर के पिता का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, फिलिप II को माना जाता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, सिकंदर महान के जो पिता का जो नाम पड़ता है, उसके पिता का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है, सिकंदर महान पड़ता है। ना तो एग्जाम के अंदर विलियम फिलिप से क्वेश्चन आता, ना एग्जाम के अंदर फिलिप II से क्वेश्चन आता। एग्जाम के अंदर अगर कुछ पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मेरे दोस्त किससे पूछा जाता है, सिकंदर महान से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब मैं बारी बारी से जो जो क्वेश्चन इससे एग्जाम के अंदर आते हैं, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बारी बारी बताऊंगा कि क्या क्या आपको याद रखना है, क्या क्या आपको याद नहीं रखना है। सबसे पहली बात के अंदर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, यहां से क्वेश्चन आता है जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है आज तक, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इस सिकंदर महान के जो गुरु का नाम पड़ता है। यहां से सबसे पहली बात जो एग्जाम के अंदर आता है, यह क्वेश्चन आता है, सिकंदर महान के जो गुरु का नाम पड़ता है, इसके गुरु का नाम क्या पड़ता है, अरस्तु पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, सिकंदर महान के जो गुरु का नाम पड़ता है, इसके गुरु का नाम क्या पड़ता है, अरस्तु पड़ता है। सिकंदर महान का गुरु कौन था, अरस्तु था। और इस अरस्तु का जो गुरु पड़ता है, इसके अरस्तु के गुरु का नाम क्या पड़ता है, प्लूटो पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, सिकंदर का गुरु कौन, अरस्तु माना जाता है, और इस अरस्तु का गुरु कौन माना जाता है, प्लूटो को माना जाता है। कदे को सा पल्लूरा लिख ले, पल्लूरा ना लिखियो,
इसका गुरु कौन है? प्लूटो को माना जाता है। और इस प्लूटो का जो गुरु माना जाता है, इसे प्लूटो का जो गुरु माना जाता है, इसके गुरु का जो नाम पड़ता है, इसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? सुकरात पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, मैंने आपको बताया सिकंदर के गुरु का नाम क्या? अरस्तु मिले या अरिस्टोटल मिले। एक बात ये कि अलग है, अरिस्टोटल मिले वो भी बात एग्जाम के अंदर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा अरस्तु आता है। अरस्तु के गुरु का नाम क्या पड़ता है? प्लूटो पड़ता है। और प्लूटो के गुरु का नाम क्या पड़ता है? सुकरात पड़ता है। मैंने कल की क्लास के अंदर एक बात बताया था कि भारत का जो सुकरात कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। मैंने आपको बताया था, कल गांधी युग लिखवाया था और उसके अंदर यह बात लिखवाया था कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उसका नाम क्या पड़ता है? गोपाल कृष्ण गोखले पड़ता है। और उसके गुरु कौन माने जाते हैं? महागोविंद रानाडे माने जाते हैं। उस महागोविंद रानाडे को क्या कहा जाता है? भारत का सुकरात कहा जाता है। वो मैंने आपको कल की क्लास के अंदर देखा था। और कल की क्लास अब तक जिसने नहीं देखी है मेरे दोस्त, वो क्लास जाकर के जरूर देख ले। दिल्ली पुलिस और हरियाणा डी ग्रुप के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और दिल्ली पुलिस और हरियाणा डी ग्रुप के अंदर यहां से भी मेरे दोस्त क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बात समझ में आया? सुकरात कौन था, ये प्लूटो कौन था, अरस्तु कौन था और सिकंदर कौन था? इसके बाद क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये आता है, जो सिकंदर महान जो है ना, ये सिकंदर महान कहां का शासक था? कहां का शासक था? यह भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिकंदर महान कहां का शासक था। तो आपको याद रखना है मकदूनिया का शासक था। तो यहां से इस बात को याद रखना, सिकंदर महान जो था वो कहां का शासक था? मकदूनिया का शासक था। और एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सिकंदर महान अपने गुरु अरस्तु को छोड़कर कहां पर छोड़कर भारत के अंदर आया था? यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख दूंगा कि सिकंदर महान अपने गुरु अरस्तु को छोड़कर कहां आया था? जो सिकंदर महान जो है ना, अपने गुरु अरस्तु को छोड़कर, मतलब कहां पर छोड़कर, इसने अपने गुरु को कहां पर छोड़ दिया था? मकदूनिया के अंदर छोड़ दिया था। और मकदूनिया के अंदर अपने गुरु को छोड़कर ये मेरे दोस्त कहां पर आया था? भारत के अंदर आया था। तो यहां से इस बात को याद रखना, अपने गुरु अरस्तु को छोड़कर मेरे दोस्त कहां पर आया था? भारत के अंदर आया था। लेकिन भारत के अंदर ये ज्यादा समय तक नहीं रहा था। वो आपको बाद में बताऊंगा क्या हुआ था, क्या ना हुआ था। फिर इसके बाद में दोस्त जो एग्जाम के अंदर थोड़ा थोड़ा अगर हम आगे चलते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है कि इस सिकंदर महान के शासन काल में, सिकंदर महान के शासन काल में एक बड़ा इतिहासकार आया था। एक इतिहासकार आया था। ये लोग है। यहां से आपको यह बात याद रखना है कि सिकंदर महान के शासन काल में एक इतिहासकार आया था और उस इतिहासकार का नाम पड़ता है हेरोडोटस। तो यहां से उस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना मेरे दोस्त, क्या? इस सिकंदर महान के शासन काल में एक व्यक्ति आया था और उस व्यक्ति का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है? हेरोडोटस पड़ता है। तो यहां से इस व्यक्ति को याद रखना, हेरोडोटस जो था ये किसके शासन काल में भारत के अंदर आया था? सिकंदर महान के शासन काल में आया था। और इसी व्यक्ति को, इसी हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इतिहास कहा जाता है, जो इतिहास का जो पिता कहा जाता है। तो यहां से ये बात याद रखना है, इतिहास का जो पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस किसके शासन काल में आया था? सिकंदर महान के शासन काल में आया था। इसके बाद आपको एक बात याद रखना है, इस सिकंदर महान का एक सेनापति हुआ करता था। तो यहां से यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिकंदर महान का
महान का जो सेनापति माना जाता है। लो भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार आया है कि सिकंदर महान का जो सेनापति माना जाता है, इसके सेनापति का जो नाम पड़ता है, उसके सेनापति का नाम क्या पड़ता है? आपको याद रखना है, सेल्यूकस निकेटर पड़ता है। तो इस बात को आप मुझको मालूम है कि याद रखोगे, सिकंदर महान के जो सेनापति का नाम पड़ता है, इसके सेनापति का नाम क्या पड़ता है? सेल्यूकस निकेटर पड़ता है। इसके बाद आपने एक बात सुना होगा, सिकंदर महान ने मेरे दोस्त क्या किया? इसने लूटपाट की, इसने युद्ध लड़ा। तो यहां से कई बात एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। अब बात चलती है मेरे दोस्त यहां से क्या कि सिकंदर महान ने जो भारत के ऊपर जो आक्रमण किया था। लो भाई, अब बात में दोस्त कहां से आया? आक्रमण के ऊपर आया कि सिकंदर महान ने जो भारत के ऊपर आक्रमण किया था, वो भारत के ऊपर मेरे दोस्त आक्रमण जो आता है, वो आक्रमण आता है, इसने आक्रमण किया था मेरे दोस्त कब? 326 ईसा पूर्व के अंदर। इस बात को याद रखना, सिकंदर महान ने जो भारत के ऊपर आक्रमण किया था, वो कब किया था? 326 ईसा पूर्व के अंदर आक्रमण किया था। जो 326 ईसा पूर्व के अंदर आक्रमण किया ना, जितने भी विदेशी भारत के अंदर आए, उसने भारत के अंदर उत्तर पश्चिमी भाग से मेरे दोस्त क्या किया था? भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो यहां से इस बात को याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर जितने भी विदेशी आए हैं ना, उन लोगों ने किस दिशा से आक्रमण किया? उत्तर पश्चिमी दिशा से आक्रमण किया। कब किया? 326 के अंदर। ये सिकंदर ने ना किया, ये भारत के अंदर सिकंदर ने 326 के अंदर क्या? कौन सी दिशा से? उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर क्या किया था? आक्रमण किया था। और इस सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था, वो आक्रमण किया था पोरस के जो राजा थे, पोरस के राजा पोरस को पराजित किया था। तो यहां से इस बात को याद रखना, पोरस को हराया था। तो इस बात को याद रखना कि सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व के अंदर पोरस के जो राजा थे, उन पोरस को इसने क्या कर दिया था? उसको पराजित कर दिया था। और ये पोरस के जो राजा पोरस आते हैं ना, ये आते हैं मेरे दोस्त सिंध प्रांत के अंदर। तो यहां से इस बात को याद रखना, जो पोरस के राजा जो पोरस आते हैं ना, सिंध प्रांत के अंदर, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जाओगे ना, जम्मू कश्मीर के पंजाब के अंदर जाओगे ना, वहां पर सिंध प्रांत हुआ करता था। और वहां से मैं दोस्त इस सिकंदर ने क्या कर दिया? भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। और वहां के शासक कौन थे? पोरस राजा थे। उन पोरस राजा पर इसने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। जो सिंध प्रांत जो था ना, ये कहां पर? पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, दुनिया को मालूम है। तो इस बात से थोड़ा सा आगे जो चलते हैं हम आगे, यहां से मेरे दोस्त जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था ना, वो किस नदी को पार करके आक्रमण किया था? तो उस नदी का जो नाम पड़ता है, उस नदी का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? सिंधु नदी। तो यहां तक याद रखियो, सिकंदर महान ने जो भारत पर आक्रमण किया, वो भारत पर आक्रमण किस नदी को पार करके करा था? सिंधु नदी को पार करके करा था। इसके बाद जो इसी के अंदर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन बड़ा मस्त आता और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जब सिकंदर ने भारत पर 326 के अंदर आक्रमण किया, पोरस के राजा पोरस को क्या किया था? पराजित किया था। तो इससे आगे जो बात निकल कर के आती कि इस युद्ध को अन्य किस नाम से जानते हैं? पहला, इस युद्ध का जो नाम पड़ता है, इस युद्ध को अन्य कई नाम से जानते हैं। पहला जो नाम आओगा, इस युद्ध को झेलम के नाम से जानते हैं। झेलम, क्योंकि झेलम नदी के किनारे हुआ था। दूसरा, इसी युद्ध को हाइडेस्पीच के नाम से जानते हैं, हाइडेस्पीच के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, झेलम, हाइडेस्पीच, यह भी ना मिले, इसी युद्ध का जो तीसरा नाम पड़ता है, वितस्ता के नाम से जानते हैं। हाइडेस्पीच जो है ना, यह यूनानी भाषा का एक शब्द माना जाओ तो हमने याद रखना, नू याद ना रखियो, इतना याद रख लियो। बात के ऊपर जो इसने 326 के अंदर आक्रमण किया था ना, झेलम, हाइडेस्पीच और वितस्ता के नाम से इस युद्ध को क्या किया गया था? जाना गया था। इसके बाद जो एग्जाम के अंदर
क्वेश्चन आता है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि सिकंदर महान के जो घोड़े का नाम पड़ता है, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम बताया होगा, कमेंट में लिख कर बताइयो मैंने थर तक गौतम बुद्ध के घोड़े का के नाम लिखवाया था। इसके बाद हमने एक बात याद रखनी है, सिकंदर महान के जो घोड़े का नाम पड़ता है, तो यहां से इस बात ने याद रख लियो, सिकंदर महान जो था ना, इसके जो घोड़े का नाम पड़ा है, इसके घोड़े का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, बुक्का फेदा पड़ता है। तो याद रख लियो, कदे कोई सा बुक्का फैना लिख ले तो याद रखना क्या, इस सिकंदर महान के जो घोड़े का नाम पड़ता है, इसका नाम क्या पड़ता है, बुक्का फेदा पड़ता है। और इसी सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर 2 स्थानों को बसाया था। पहले स्थान का नाम पड़ता है विजयनगर, तो याद रखना विजयनगर को किसने बसाया था, सिकंदर ने। और दूसरा जो स्थान पड़ता उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, बुक्का फेदा। बुक्का फेदा याद रखना अपने घोड़े के नाम पर रखा था, तो इसने याद रख लियो बुक्का फेदा के नाम था। जो क्या किया था, इसने 2 नगर बसाए थे, विजयनगर और बुक्का फेदा। किसने बसाए थे, सिकंदर महान ने बसाया था। इसके बाद जो आपको याद रखना है, अंतिम दौर के अंदर जो हम चले हुए हैं, यहां से एक बात आती है, जब सिकंदर महान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय मगध का राजा कौन था, मगध का शासक कौन था। मैं आपको एक बात याद रखना है, यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है कि जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था, उस समय मगध का शासक कौन था। ये लो भाई, शासक कौन था। मैंने आपको बताया था कि कितने महाजनपद लिखवाए थे, 16 महाजनपद लिखवाए थे। और 16 महाजनपदों के अंदर जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है उसका नाम क्या पड़ता है, मगध। और ये मगध नाम का महाजनपद कहां पर पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता था। उसकी राजधानी लिखवाई थी मैंने क्या, राजगृह या राजगिरी लिखवाया था। तो आपको याद रखना है, उस समय जो मगध का शासक था उसका नाम क्या पड़ता है, घनानंद पड़ता है। तो याद रखना, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उसका शासक कौन था, मगध का शासक कौन था, घनानंद था। इसके बाद हमें याद रखना है कि सिकंदर महान की जो मृत्यु हुआ था, लो भाई अब बात निकल करके मेरे दोस्त कहां पर आई, मृत्यु के ऊपर बात निकल करके आई कि सिकंदर महान की जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था मेरे दोस्त कब, 323 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। तो यहां से आपको याद रखना कि सिकंदर महान की जो मृत्यु हुआ था वो सिकंदर महान की मृत्यु कब हुआ था, 323 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। और सिकंदर महान की जो मृत्यु 323 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था, इसकी मृत्यु कहां पर हुआ, तो इसकी मृत्यु जो हुआ वो हुआ था मेरे दोस्त इस स्थान के अंदर, और उस स्थान का नाम पड़ता है बेबीलोनिया के जंगलों में। तो यहां से इस बात को याद रखना, बेबीलोनिया के अंदर एक बेबीलोनिया के जंगलों के अंदर मेरे दोस्त क्या हुआ था, सिकंदर महान की मृत्यु हुआ था। और ये बेबीलोनिया के जो जंगल पड़ते हैं मेरे दोस्त कहां पर पड़ते हैं, ईरान के अंदर पड़ते हैं। और जब सिकंदर महान की जब मृत्यु हुआ तो वह उस समय किस नदी को पार कर रहा था, तो याद रखना मेरे दोस्त क्या, व्यास नदी को। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और आता है कि सिकंदर के सैनिक किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, सिकंदर महान के सैनिकों ने जो कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो उस नदी का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है, आपको याद रखना है, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। बेबीलोनिया के जंगलों के अंदर क्या हुआ था, सिकंदर महान की मृत्यु हुआ था। जो सिकंदर महान की मृत्यु इस बेबीलोनिया के जंगलों के अंदर हुआ था ना, तो इसकी मृत्यु किस कारण से हुआ था, कारण भी पूछ सकता है, क्योंकि सिकंदर महान को हमने क्या माना है, विश्व विजेता माना जाता है। कहते हैं इसने पूरे विश्व पर क्या किया था, राज किया था। भारत के अंदर नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्त इसको क्या माना जाता है, विश्व विजेता माना जाता है। तो सिकंदर महान की मृत्यु किस कारण से हुआ था,
तो कारण आपको याद रखना है मेरे दोस्त क्या, इसकी जो मृत्यु हुआ था, इसकी मृत्यु हुआ था जवर के कारण। जवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त क्या, ताप के कारण। हरियाणवी भाषा में कहा जागरण क्यों हो रहा है, ताप चढ़ रहा, ताप को एग्जाम में आवा जवर आओगा, या तो जवर आओगा या बुखार आओगा, कि बुखार के कारण किसकी मृत्यु हुआ था, सिकंदर महान की मृत्यु हुआ था। इसके बाद जो आपको याद रखना, कब हुआ, 323 के अंदर। कहां पर हुआ, बेबीलोनिया के जंगलों के अंदर। किसके कारण हुआ, जवर के कारण। जब इसकी मृत्यु हुआ ना, सुनना ध्यान से, सिकंदर महान की जब मृत्यु हुआ ना, तो मरने से पहले सिकंदर महान ने 3 बातें कहा था। तो इस 3 बातों का सभी को फॉलो करना है। पहली बात के अंदर कहा था सिकंदर ने कि मैंने इस पूरे उत्सव से जितनी भी धन राशि लूटी है, मतलब इसने जहां से भी जितनी भी धनराशि लूटी है, जब मैं मरूं वो धनराशि मेरे कदमों में बिछा देना। तो इसके प्रजा वालों ने कहा, क्यों, आपने तो इतना पैसा लूटा है, मैं आपको इस धनराशि को आपके कदमों में क्यों बिछाऊं। तो मैं ये बताना चाहता हूं दुनिया से, ये धनराशि मेरे कोई काम नहीं आई। दूसरी बात में सिकंदर ने कहा था, जब भी मेरी मृत्यु हो, जब भी मेरी मृत्यु हो, मेरी अर्थी को कंधा वो देंगे जिन डॉक्टरों ने, जिन वैद्यों ने मेरा इलाज किया था। तो उन्होंने कहा कि वो क्यों देंगे भाई। तो मैं, सिकंदर महान ने फिर ये बात कही कि मैं दुनिया से ये दिखाना चाहता हूं कि मुझे मरने से कोई वैद्य या मुझे मरने से कोई डॉक्टर नहीं रोक सकता। और सिकंदर महान ने कहा था, जब भी मेरी मृत्यु हो, मेरी अर्थी से दोनों हाथ बाहर निकाल देना। उसने फिर कहा कि आपकी अर्थी से दोनों हाथ क्यों बाहर निकालें, तो उसने यह बात कहा था कि मेरे दोस्त, मैं दुनिया को यह दिखाने आया हूं कि मैं खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ जा रहा हूं। जय माता की। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्त इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।